नमस्कार, मैं आदित्य द्विवेदी आपका ज्योतिष मित्र आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर और वधू की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी खास मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा संस्थान में आपको एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी मिल जाएगा। कुंडली विश्लेषण में आपके सम्मुख जो कुंडली है, डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई 1990 और इनका समय है 6:48 और छत्तीसगढ़ रायपुर का इनका जन्म है। इनकी कुंडली के विश्लेषण पे आ जाते हैं। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति देखते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर में 1-2 अंश का अंतर आ जाता है, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। लग्न इनका कर्क लगन है, चंद्रमा का लगन है, लग्नेश चंद्रमा होगा और इनका लगन जो है बुध के नक्षत्र में है। सूर्य इनका कर्क राशि में है यानी चंद्रमा के घर में है और सूर्य इनका शनि के नक्षत्र में है। चंद्रमा इनका तुला राशि में है यानी इनकी राशि कौन सी बनेगी? तुला राशि। मंगल स्वाग्रही है, अपनी ही राशि में है। बुध सूर्य के घर में है, सिंह राशि में। गुरु उच्च का है, कर्क राशि में। शुक्र मिथुन राशि में है, मित्र के घर में। शनि गुरु के घर में वक्री अवस्था में है जो इसकी सम राशि है। राहु मकर राशि में है, मित्र राशि में। केतु कर्क राशि में है, यहाँ भी मित्रवत व्यवहार करता है केतु। ये बनती है इनकी लग्न कुंडली, चलित कुंडली, नवमांश कुंडली। तीनों कुंडलियों को एक साथ जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इनके लगन को देखिए। कर्क लगन की कुंडली है, 4 नंबर की गिनती लिखी गई है। लग्नेश की स्थिति को देखिए। लग्नेश जो है चतुर्थ भाव में बैठा है। बहुत बार मैंने कहा है कि अगर लग्नेश चतुर्थ में जाए या दशम में जाए तो बढ़िया राजयोग बन जाता है। तो लग्नेश चतुर्थ भाव में आ करके राजयोग अच्छा बना रहा है और यह चंद्रमा सूर्य के सम्मुख है यानी शुक्ल पक्ष का है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो तो ये बहुत अच्छी बात होती है चंद्रमा के लिए। तो चंद्रमा इनका मजबूत है, ठीक स्थिति में है। लग्न को हम मजबूत मानेंगे क्योंकि लग्न में जो ग्रह बैठा है गुरु, वह भी उच्च राशि का है। तो लग्न इनका बलवान हुआ, चंद्रमा इनका बलवान हुआ है। अब इस कुंडली में लगन में गुरु के साथ में सूर्य बैठा है। गुरु किस चीज़ का कारक है? धन का, और उच्च राशि में है। और धन भाव का स्वामी कौन है? सूर्य है। और सूर्य जो है धन के कारक गुरु के साथ बैठा है। किसी भी कुंडली में अगर धन भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी गुरु के साथ बैठेगा तो धन के लिए अच्छा योग बन जाएगा। यहाँ तो लगन में ही बैठा है, ऊपर से गुरु उच्च का है, ठीक ठाक धन योग है, अच्छा योग है। गुरु से यहाँ पे गुरु का भी राजयोग बन रहा है, हंस नामक राजयोग भी गुरु बनाएगा। गुरु के साथ धनेश सूर्य भी अच्छा है। धन भाव और लग्न ये दोनों अच्छे मिल जाते हैं। सूर्य के साथ केतु है। कभी कभी थोड़ा सा इनको जो है डिसीजन में कमी महसूस होगी, निर्णय लेने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि चंद्रमा भी अकेला है, उसके साथ आगे पीछे कोई नहीं है। लेकिन चंद्रमा को केंद्रुम दोष नहीं लगेगा क्योंकि चंद्रमा से केंद्र में यानी सप्तम भाव में देखिए मंगल है और दसम भाव में 3 ग्रह गुरु सूर्य और केतु हैं। चंद्रमा से केंद्र में ग्रह हो तो केंद्रुम दोष नहीं लगता है। हाँ, मानसिक विचलता रहेगी। तृतीय भाव का स्वामी बुध है और व्यय भाव का स्वामी भी बुध है जो कि जाकर के सूर्य की राशि में धन भाव में बैठा हुआ है। तो तृतीय भाव का स्वामी धन भाव में जाए, व्यक्ति को धन के लिए मेहनत करवाएगा। व्यय भाव का स्वामी होके आके बैठे तो थोड़ा धन बचने में देरी करेगा, समस्या करेगा। देर से ही धनार्जन इनका अच्छा हो पाएगा। चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है, व्यय भाव में गया है, जिससे जहां इनका जन्म हुआ है उससे बाहर ये प्रॉपर्टी और संपत्ति वगैरह बनाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है चौथे का स्वामी 12वें में जाए तो कोई पैतृक संपत्ति का कुछ हिस्सा बिका हो या जो मिलना रहा हो ना मिला हो, ऐसा भी मिल जाता है संकेत।
हालांकि शुक्र जब कर्क लगन में 12 में होता है, वो भी बुध की राशि में एकादशेश होकर के द्वादश भाव में शुक्र बैठे कर्क लगन में, तो राजयोग देता है। वैसे भी पुरुष की कुंडली में शुक्र 12 में गया है, प्रॉपर्टी खरीदने का बड़ा अच्छा मौका देगा, बड़ी गाड़ी वगैरह इनके पास ये शुक्र दिलाएगा। पंचम भाव कर्क लगन का सबसे कारक ग्रह मंगल होता है, क्योंकि मंगल एक त्रिकोण का स्वामी है, एक केंद्र का स्वामी है, और ये मंगल यहाँ पर बैठ करके कुल दीपक नाम का योग बना रहा है। यह योग बहुत अच्छा है, मंगल इनकी कुंडली में बहुत ही अच्छा राजयोग बना रहा है, रोचक नाम का राजयोग बनाएगा, डिग्री भी ठीक ठाक है और सबसे कारक ग्रह भी है। कुल दीपक भी योग बनाएगा, रोचक राजयोग भी बनाएगा। चंद्र मंगल आमने सामने हो तो चंद्र मंगल का धन योग भी बन रहा है। मंगल ने इनको, जो इन्होंने पढ़ाई की है उसमें मंगल ही इनको लेकर के गया है। इन्होंने सवाल पूछा हुआ है, इनका जो एक सवाल है कि गवर्नमेंट सीट से MDS करना चाहते हैं, तो MDS का कारक ग्राही मंगल होता है, ये यहाँ पर बैठा हुआ है स्वराशि का, इसलिए ये इनको इस क्षेत्र में कैरियर बहुत अच्छा देगा। सूर्य लगन में बैठा हुआ है, इसलिए इनको पूरा प्रयास करना चाहिए, गवर्नमेंट सीट मिलने के पूरे योग बनते हैं। लगन का सूर्य हो, दशम का हो तो गवर्नमेंट सीट दिलवा देता है, इसके लिए ये पूरा प्रयासरत रहें। शनि इनका बैठा हुआ है छठे भाव में, छठे भाव का शनि हो कर्क लगन में तो व्यक्ति के पैरों में तकलीफ रहती है यदा कदा, और यहाँ का शनि क्विक लर्नर बनाता है, व्यक्ति स्वाध्याय में निपुण होता है, भूख प्यास अच्छी लगती है। हालांकि शत्रुओं को भी ये खत्म करता है, छठे भाव में शत्रुहंता योग बनाता है, और नलिहाल पक्ष से थोड़ा मामा आदि के सुख में कमी भी करने का ये प्रयास करता। हालांकि इस भाव का स्वामी गुरु है, उच्च का है, तो उतना बुरा नहीं है। अगर यही गुरु अस्त वगैरह होता तो ज़्यादा समस्याएं होती, लेकिन फिर भी जो है शनि थोड़ा कम ही संपर्क में रखने देता है ननिहाल पक्ष के। सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है और ये मांगलिक नहीं है। सप्तम भाव का स्वामी शनि छठे भाव में है, इनकी पत्नी थोड़ा अधिक ही वाचाल होंगी, बोलने में निपुण होंगी, झगड़ालू, अब उसको झगड़ालू कहिए या एक बात के जवाब में 4 बात बोलने वाली कहिए, ऐसी पत्नी आपको मिलने वाली हैं। और समय समय पे पत्नी के स्वास्थ्य से भी संबंधित समस्याएं आएंगी, क्योंकि सप्तमेश खष्टम में है। लेकिन विवाह का जीवन अच्छा चलेगा, क्योंकि नवमांस कुंडली के चतुर्थ भाव में देखिए 2 शुभ ग्रह बैठे हैं, और नवमांस का जो लगन है यहाँ भी उच्च का ग्रह बैठा हुआ है, और नवमांस का लग्नेश भी उच्च का है। ये तो आप ऐसा मान के चलिए, विवाह करिए आपके भाग्य जग जाएंगे, विवाह के बाद आपका भाग्य उदय हो जाएगा, बहुत अच्छी सपोर्ट आपको मिलेगी आपके पत्नी के भाग्य से, वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, प्रेम मोहब्बत रहेगा, बस एक के बजाय 4 बात सहने का आपको योग बनता है, वो कोई विशेष बात नहीं है। स्वभाव आजकल ऐसा ही हो गया है। और यहाँ का देखिए आप, जो अष्टम भाव का स्वामी है ये शनि है, कहाँ आकर के बैठा है, छठे भाव में। 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में ही रहे तो वह भी योग पैदा करता है, तो यहाँ पे ये योग पैदा करेगा शनि। हालांकि शुक्र की भी दृष्टि पड़ गई है, लेकिन शुक्र की डिग्री देखेंगे तो 19 डिग्री का है, शनि 27 डिग्री का है, इसलिए शनि ये विपरीत राजयोग भी बनाएगा, शत्रु नहीं रहने देगा, रास्ता आपका साफ रखेगा, तरक्की के लिए, स्वाध्याय के लिए बहुत अच्छा है। शनि का विपरीत राजयोग का भी फल मिलने वाला है। भाग्य का स्वामी कहना ही क्या है, उच्च का होकर के बैठा है, धनेश के साथ में बैठा हुआ है, तो भाग्य भी आपका बहुत ही अच्छा है। इसलिए सिर्फ समय की प्रतीक्षा करिए। आपका 32 साल 33 साल की जब उम्र शुरू होगी, 90 का आपका जन्म है, तो अब ज़्यादा दिन है भी नहीं, आप 32 से 33 साल की उम्र में आपका भाग्योदय भी हो जाएगा, तो उसके बाद आप बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। मंगल यहाँ पे स्वाग्रही है, इसलिए जीवन में हमेशा कर्मशील रहेंगे। अग्नि तत्व का ग्रह है, अग्नि राशि में भी बैठा है, सूर्य मंगल हो दशम में, अग्नि राशि में हो, तो इससे बेहतर और कोई स्थिति दशम भाव के लिए होती नहीं है। हमेशा जीवन में कर्मशील रहेंगे, कामकाज करते रहेंगे। ज़मीन प्रॉपर्टी आपके जीवन में खूब लिखती है, बहुत अच्छा योग है। यहाँ का स्वामी लाभ भाव का स्वामी व्यय में गया है, अमूमन यह खराब होता है,
लेकिन कर्क लगन के लिए यह योग अच्छा होता है। कुल मिला के आपकी कुंडली अच्छी है, ठीक है। प्रेडिक्शन स्वरूप ये जानिए, पैसा जब आप सेविंग करेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बैंक बैलेंस बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा, पत्नी आपकी जो है थोड़ा अधिक बोलने वाली होंगी, तर्क अधिक कर जाएंगी कभी कभी आपसे। 12वें का शुक्र है और मंगल स्वाग्रही है, कई प्रॉपर्टी, कई मकान, कई गाड़ियों का योग है। गुरु उच्च का है, आयु काफ़ी अच्छी है। यहाँ का स्वामी, अष्टम का स्वामी शनि भी द्विस्वभाव राशि में है, ये भी अच्छा योग है। आयु अच्छी दोनों मिला के दे रहे हैं। एक समस्या चंद्रमा की रहेगी, सोचना विचारना अधिक रहेगा। अब यहाँ पे हम अन्य राजयोगों को भी देखते हैं, क्या किसी का स्थान परिवर्तन है। शनि गुरु के घर में है, गुरु शनि के घर में नहीं है। चंद्रमा शुक्र के है, शुक्र चंद्रमा के नहीं है। बुध सूर्य के है, सूर्य बुध के नहीं है। स्थान परिवर्तन राजयोग इस कुंडली में नहीं बन रहा है। नवमांश बड़ा जबरदस्त है, पत्नी के माध्यम से भी कामकाज का योग बनता है। वैसे आपकी कुंडली से देखें तो भविष्य में आपका अपना कारोबार होने वाला है, क्योंकि आपकी कुंडली में इन 3 ग्रहों को देखिए, ये 4, ये 5, 8 ग्रह में 5 ग्रह जो हैं आपकी कुंडली में वो किस राशि में बैठे हैं? चर राशि में बैठे हैं। कर्क चर राशि है, तुला कर्क राशि है, मेष चर राशि है। चर राशि में अधिक ग्रहों की संख्या होने से व्यक्ति नौकरी के बजाय अपने काम में ही सफल होता है। तो आपकी जो प्रैक्टिस वगैरह चलेगी वो भविष्य में अपनी ही प्रैक्टिस चलेगी और बहुत अच्छी चलेगी। नवमांश कुंडली भी ओवरऑल ठीक है, यानी पत्नी का भाग्य काफ़ी अच्छा सपोर्टिव रहने वाला है। शुक्र अच्छा है, अच्छी जगह पर आपका शादी विवाह होगा, पत्नी के भाग्य से सुखी होंगे, लग्जरी मिलेगी। पत्नी के लिए भी कामकाज का योग बनता है, उनके माध्यम से भी वेतन आए, घर में पैसा आए, यह योग भी बन रहा है। अभी तुला राशि आपकी है, चंद्र राशि। वर्तमान में शनि आपकी राशि से 5वें भाव में गोचर कर रहा है, गुरु 6ठे भाव में गोचर कर रहा है, जो कि लगन से भाग्य भाव है। 22 अप्रैल से गुरु की स्थिति और भी अच्छी हो जाएगी। 22 अप्रैल 2023 से गुरु जब मेष राशि में आएगा तो लगन से 10th में पड़ेगा, राशि से 7th में पड़ेगा। तो 22 अप्रैल के बाद चीज़ें और अच्छी होने वाली हैं। अभी भी ठीक ठाक है, बहुत खराब नहीं है, लेकिन गुरु अभी जो है राशि से खराब है। 22 अप्रैल से राशि लगन दोनों से ही अच्छा हो जाएगा। आगे चलते हैं अन्य कुंडलियों पर। मतलब लग्न कुंडली ओवरऑल आपकी ठीक है, बहुत अच्छा, सुख साधन यश वैभव प्रसिद्धि का योग है। जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। पैर वगैरह में दिक्कत होगी, आपके पैर के निचले हिस्से में दर्द, कभी जो है पिंडलियों में दर्द, यूरिक एसिड वगैरह, इन सारी चीज़ों का ही आपको ख्याल रखना है। शनि की 8वें भाव पर दृष्टि भी है, इसलिए आयु और भी बढ़ेगी। अब आ जाते हैं आपके सुदर्शन चक्र को देखते हैं। सुदर्शन चक्र से सिर्फ एक आइडिया बड़ा तेज़ी से आप निकाल सकते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक कर्म योगी है कि नहीं, क्योंकि जो कर्म करेगा, लड़ेगा, वही हारेगा और अंततः जीतेगा भी। यह जानने के लिए आपको सुदर्शन चक्र कुंडली से देखना चाहिए। ये आपका लग्न है, ये आपकी चंद्र कुंडली है और ये आपकी सूर्य कुंडली है। जो लग्न कुंडली है वही सूर्य कुंडली भी है, क्योंकि लगन में ही सूर्य बैठा है। लग्न कुंडली से भी 10th में देखिए स्वाग्रही ग्रह है, चंद्र कुंडली से 10th में उच्च का ग्रह है और सूर्य कुंडली से 10th में स्वाग्रही ग्रह है। आप एक महापुरुष हैं, निश्चिंत हो जाइए, आपका समय आएगा। और जब आपका समय आएगा तो आप अपने कुल खानदान में एक उदाहरण माने जाएंगे कि फला ने देखो कैसा अच्छा काम किया। समाज में प्रतिष्ठा, घर में प्रतिष्ठा, यश, प्रसिद्धि, सामाजिक कार्य, हर क्षेत्र में आपको ये नाम दिलाएगा। लग्न सूर्य चंद्र तीनों से 10th में ग्रह हैं और तीनों ही अच्छी स्थिति में हैं। इन दोनों में तो स्वाग्रही ग्रह, यहाँ उच्च का ग्रह, इसलिए आप जीवन में हमेशा कर्मठी रहेंगे। एक जीवन जीने के लिए सिर्फ मतलब कुछ लोग हैं काम करते हुए, जीवन बिताते हुए मृत्यु की प्रतीक्षा में रहते हैं। आपको इसलिए नहीं याद किया जाएगा, आपको आपके कार्यों के लिए याद किया जाएगा भविष्य में। अच्छा है, सूर्य कुंडली अच्छी है आपकी, कर्मशील आप हमेशा रहने वाले हैं। अगली कुंडलियों पर भी बात कर लेता हूं, आपके संक्षिप्त विवरण दे देता हूं। शेष चीज़ें आपको PDF में भेजी ही गई हैं। सूर्य कुंडली से मान सम्मान देखते हैं। सूर्य कुंडली में आपको 10th भाव मुख्यतः देखना होता है। सूर्य कुंडली में अगर 10th भाव में अच्छा ग्रह है तो व्यक्ति को यश मिलता है अच्छे कामों में। अगर यही मंगल नीच का होता, 4 नंबर की गिनती पर होता,
तो भी व्यक्ति को यश मिलता, लेकिन बुरे कार्यों में मिलता। तो अगर सूर्य कुंडली में दशम भाव में, पहले तो लगन भी देख लेना चाहिए कि लगन में कोई नीच का ग्रह ना हो, लग्नेश भी नीच का ना हो, तो ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। और लग्न से दशम में, सूर्य कुंडली के लग्न से दशम में अच्छा ग्रह अगर है, मित्र के घर में है, स्वराशि का, उच्च का, तो जीवन में बड़ा अच्छा यश योग बनता है। चंद्र कुंडली हो ही गई। लग्न कुंडली मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। चतुसागर नाम का राजयोग भी आपकी कुंडली में बन रहा है, लग्न कुंडली में, क्योंकि जो पहला केंद्र है इसमें भी ग्रह है, दूसरा जो केंद्र है इसमें भी ग्रह है, तीसरा जो केंद्र सप्तम भाव है इसमें भी ग्रह है, और चौथे केंद्र में भी ग्रह है। अगर इन चारों केंद्रों में कोई ना कोई ग्रह हो, चारों केंद्र भरे हों, तो ये चार केंद्र है ना, तो इसीलिए चतुसागर नाम का राजयोग बनता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में लगभग सफल होता है। हर क्षेत्र से संबंधित ज्ञान और अनुभव ऐसे व्यक्ति को मिलता है। होरा कुंडली अगर आप देखेंगे तो सिंह लगन की होरा है। सिंह लगन की होरा का मतलब ये होता है देवताओं का आशीर्वाद आपके लिए बहुत जरूरी है। कर्क लगन की कुंडली है, इसलिए आपके इष्ट भगवान शिव हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद लेते रहिए, या माता भगवती देवी पार्वती का आशीर्वाद लेते रहिएगा, तो आप जीवन में हमेशा दुखों से निपट जाएंगे, बच जाएंगे। दुख आपको तकलीफ नहीं दे पाएंगे, आत्मबल हमेशा आपका साथ देता रहेगा। देश काल कुंडली देखते हैं, जहां से हम परिश्रम का विचार करते हैं। तो देश काल कुंडली के लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, लग्नेश उच्च का है, और जो परिश्रम का भाव है तीसरा, इसमें राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, वो भी मित्र शुक्र के घर का है। तो देश काल कुंडली से ये पता चलता है कि आपको परिश्रम का फल हमेशा मिलेगा और आप हमेशा परिश्रमी रहेंगे भी। देश काल कुंडली से यह भी पता चलता है कि आपको आपके छोटे भाई बहनों का सुख भी रहने वाला है। देश काल कुंडली का लग्न अच्छा हो, लग्नेश अच्छा हो, तो भाई बहनों का सपोर्ट भी अच्छा मिलता है। चतुर्थांश कुंडली से आप माता के सुख का विचार कर सकते हैं, और भाग्य जीवन में कितना एक्टिवेट रहेगा इसे भी देख सकते हैं। तो लगन में राहु बैठता है तो चालाक बनाता ही है, और लग्नेश यहाँ का मंगल है जो कि लगन पे दृष्टि डाल रहा है। और यहाँ पर देखिए लग्नेश पंचमेश की युति भी है, यह योग अच्छा है। गुरु उच्च का होके बैठा है चतुर्थ भाव में, और राशि का स्वामी चंद्रमा भी है। तो भाग्य आपका बड़ा अच्छा रहेगा जीवन भर, वो लग्न कुंडली से भी नजर आया था। भाग्य अच्छा रहेगा, भूमि भवन वाहन का सुख भी अच्छा मिलेगा। सूर्य थोड़ा सा नीच का है, जब भी सूर्य की दशा अंतर्दशा आएगी तो आपको अपने भाग्य में कमी का अनुभव होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य नीच का है। और वैसे लगन कुंडली में भी सूर्य कर्क राशि का है, सूर्य गर्म ग्रह है, जल राशि में बैठा है, और यहाँ पर नीच का है। तो सूर्य की दशा में भाग्य में बाधा रहेगी, तो सूर्य की दशा बीतने का इंतजार करिएगा। पंचमांश कुंडली होती है ज्ञान विज्ञान की, तो यहाँ पे लगन पे देखिए कोई नीच का ग्रह नहीं बैठा है, लगन पे ज्ञान के कारक गुरु की दृष्टि भी है। तो ये योग बड़ा अच्छा बन रहा है। जो भी पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे, सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ेंगे, आप जो है डीप नॉलेज रखने का प्रयास करेंगे। रिपु ज्ञान की अगर हम बात करें, शत्रुओं के ज्ञान की बात करें, तो लग्नेश जो है गुरु है वो अष्टम भाव में गया हुआ है, यानी ये अष्टम भाव में जाना ठीक है। शत्रु भाव का जो लग्न है वो गुरु है और अष्टम भाव में गया हुआ है। कभी कुछ लोग कहते हैं ना कि जो शत्रु हमसे भिड़ते हैं, जो लोग वाद विवाद करते हैं, वो अपने आप ही निस्तेज हो जाते हैं। तो ये यही कारण होता है, अगर खठांश कुंडली का लग्नेश पीड़ित होगा तो शत्रु अपने आप निस्तेज होते रहेंगे। हाँ, मंगल नीच का है इस कुंडली में, तो मंगल की दशा अंतर्दशा में शत्रुओं से थोड़ा पीड़ा मिलेगा, शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं। तो जब भी मंगल की दशा अंतर्दशा रहेगी तो किसी से शत्रुता नहीं करनी है। सप्तमांश कुंडली से संतान का विचार कर लेते हैं कि क्या संतान को लेकर के कोई समस्या तो नहीं आएगी। लग्न कर्क है सप्तमांश में, और लग्न का स्वामी चंद्रमा है, सूर्य के साथ में बैठा है, और संतान का कारक गुरु नीच राशि में है।
और संतान भाव पंचम को देखेंगे तो मंगल है, ये मंगल ठीक ठाक है। कुछ समस्याएं संतान से रिलेटेड आएंगी क्योंकि लग्नेश जो है अस्त है और संतान का कारक गुरु नीच राशि में है, तो संतान को लेकर के कुछ समस्याएं आ सकती हैं। देरी हो सकता है, विलंब हो सकता है, संतान होने के लिए ट्रीटमेंट वगैरह लेना पड़ जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है। आयु का विचार करेंगे तो लगन में ही चंद्रमा नीच का होकर के बैठा हुआ है और लग्नेश मंगल की दृष्टि जा रही है, तो नीच भंग हो गया है। तो नीच भंग होने के नाते ये अच्छा हो गया। अगली चीज ये देखिए कि शनि और गुरु जो है, यहाँ पर शनि गुरु के घर में बैठा हुआ है और गुरु मंगल के ही घर में बैठा है, और यहाँ से 1 2 3 4 5 गुरु मंगल को देख भी रहा है, तो योग अच्छा बन रहा है। अष्टम भाव में कोई नीच का ग्रह होता, शत्रु राशि का ग्रह होता तो आयु में कमी करता, इसलिए यहाँ से आयु की कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। लग्नेश जो है मंगल, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि भी है, आयु वृद्धि का नियम लागू है। चंद्रमा यही नीच का है, तो ये अपने कारकत्व में जब भी इसकी दशा अंतरदशा आएगी तो कुछ ना कुछ बीमारियां देगा, हालांकि इसके कारण से कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं आएगी मंगल की दृष्टि होने के नाते। अगली कुंडली जो बनती है नवमांश, जिसके बारे में मैंने बता दिया है, पत्नी के भाग्य से आप परम सुखी हो जाएंगे, यह बात सत्य है। जिसकी नवमांश कुंडली अच्छी होती है उसको विवाह के बाद बड़ा अच्छा राजयोग बनता है। अगर आपकी लग्न कुंडली में राजयोग है तो आपका राजयोग है, नवमांश में है तो विवाह के बाद का राजयोग है। दशमांश कुंडली भी देख लेते हैं। अब देखिए लगन से तो बहुत अच्छा आया था, लेकिन दशमांश में देखेंगे तो लग्नेश गुरु स्वराशि में होके बैठा है, शुभ ग्रह है, और लगन में भी शुभ ग्रह शुक्र बैठा हुआ है। गुरु और शनि आमने सामने हो या एक साथ हो तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये तीनों मिलके आपके दशमांश कुंडली को बड़ा अच्छा बना दिए हैं। यहाँ पे चंद्रमा भी स्वराशि का है और मंगल और बुध की युति है। मंगल आपकी कुंडली में पंचमेश है और बुध यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों की युति भी मानी जाएगी। मंगल विदेश भाव का भी स्वामी है, तो कुल मिलाकर के कैरियर में कभी कोई समस्याएं नहीं आएंगी। यही है जब थोड़ा सा केतु आएगा, अष्टम का केतु सूर्य के साथ ग्रहण बनाता है, तो जब भी केतु की दशा अंतरदशा आएगी तो कामकाज को लेकर के मन में ऊहापोह आएगा, या कोई काम कर रहे होंगे उस समय तो उसमें अवरोध आएगा। एकादशांश से देखते हैं इच्छाओं की पूर्ति। आपके जो इच्छाओं की पूर्ति है वो टाइमली नहीं होगी। राहु यहाँ पर बैठा हुआ है लगन में शत्रु की राशि में, लाभ भाव में शुक्र नीच का है और तृतीय भाव में गुरु नीच का है। आपके इच्छाओं की पूर्ति में देरी होगी। जैसे अगर आप गाड़ी खरीदने का विचार कर लिए कि हाँ इस समय गाड़ी मिल जाए तो बड़ा अच्छा है, नहीं मिलेगा। थोड़ा थोड़ा आपके हर इच्छाओं की पूर्ति में डिले होगा। जीवन बेहतर रहेगा, धन रहेगा, यश प्रसिद्धि सब रहेगा, लेकिन आपके चाहने के अनुसार नहीं रहेगा। आप उस समय स्वयं डिसाइड करके आपको सब कुछ देगा। द्वादशांश कुंडली से पिता के सुख का विचार होता है। द्वादशांश कुंडली में लगन में राहु बुध के घर में है, पिताजी आपके काफ़ी होशियार हैं। यहाँ पर सूर्य के साथ केतु बैठा है, कुछ ना कुछ स्वास्थ्य बाधा पिताजी को लगी रहेगी, क्योंकि सूर्य के साथ केतु है और शनि की दृष्टि भी है सूर्य के ऊपर। लेकिन चूंकि गुरु उच्च का है तो इसलिए पिता से संबंधित जो भी समस्याएं आएंगी वो भी हल होती रहेंगी, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में समस्या नजर आती है। वाहन सुख का विचार करना है, जीवन में वाहन रहेगा कि नहीं। देखिए लगन में ही लगन का स्वामी बैठा है और चतुर्थ भाव में चतुर्थ का स्वामी बैठा है, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, यही दोनों ही काफ़ी है। वाहन का सुख बहुत अच्छा रहेगा, कई वाहन रहेंगे। मंगल भी उच्च का है, ये भी अच्छा है। 8वें में है शनि लेकिन अपनी ही राशि में, ये भी बहुत अच्छा है। वाहन का सुख जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला है, ये भी अच्छा है। विषांश कुंडली से उपासना का विचार करते हैं। देखिए लग्न जो आपका है कर्क लगन है और यहाँ पर विषांश में वृश्चिक लगन है, यानी दोनों लग्नों से भगवान शिव वर्ग की उपासना आपके लिए आती है। चूंकि यहाँ पर चंद्रमा नीच राशि में है तो आपका मन ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा उपासना में, लेकिन गुरु भी सामने है, धार्मिक रहेंगे, उपासना करेंगे, बहुत कठोर तपस्वी नहीं बन पाएंगे। चंद्रमा के नीच होने के नाते भक्ति भाव सब कुछ रहेगा, लेकिन थोड़ा अधिक देर तक बैठना ये सारी चीज़ नहीं हो पाएगी। ये इधर सारी कुंडलियां हैं जो जुड़वा बच्चों आदि के मैटर में देखते हैं। इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ आपके खोडस वर्ग सारणी को। सारी कुंडलियाँ जो होती हैं उन सारी कुंडलियों को एक साथ देखने का तरीका।
ये जो राशि लिखा है इसका मतलब होता है लग्न कुंडली। राशि मतलब लग्न कुंडली। आपकी लग्न कुंडली कर्क लगन की है। आपके लगन कुंडली में सूर्य कर्क राशि में है, चंद्रमा तुला राशि में है, मंगल मेष राशि में है, बुध सिंह राशि में है। इसी प्रकार से होरा कुंडली में कौन सा ग्रह किस राशि में है लिखा गया है। देशकाल कुंडली में कौन सा ग्रह किस राशि में है। चतुर्थांश कुंडली में कौन सा ग्रह किस राशि में है। इसका प्रयोग कहाँ होता है कि कोई भी ग्रह जीवन में हमें पता चलता है कोई ग्रह धन के मामले में तो बहुत अच्छा हो गया लेकिन अन्य मामलों में बहुत बुरा हो गया। तो ओवरऑल कोई ग्रह जीवन के हर पहलू को मिला करके अच्छा जाएगा कि बुरा, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आप देख लीजिए सप्तमांश कुंडली में आपके कितने सारे ग्रह अच्छे हैं, कितने ग्रह नीच के हैं। अब जैसे यहाँ सूर्य है, सूर्य को देखिए यह कितनी बार नीच राशि में है। यहाँ नीच नहीं है, यहाँ नीच नहीं है, यहाँ नीच नहीं है, यहाँ नीच है। सूर्य आपका जो है वो यहाँ पे नीच है। चतुर्थांश कुंडली में नीच का है और अन्य एक यहाँ पे नीच है। यानी 16 कुंडलियों में सूर्य कहाँ 2 जगह है, नीच का है। 16 में से कितनी जगह नीच का है, सिर्फ 2 जगह है। अगर कोई ग्रह 16 में से 8 कुंडलियों में खराब अवस्था में हो जाए, नीच हो जाए या शत्रु राशि में हो जाए तो उस ग्रह की दशा ओवरऑल आपको पीड़ा ही पहुंचा के जाएगी। जैसे चंद्रमा यहाँ नीच नहीं है, यहाँ स्वाग्रही है, यहाँ ठीक है। चंद्रमा जो है ये यहाँ पर वृश्चिक राशि में है। चंद्रमा अकेला सिर्फ एक जगह पर खराब है, नीच राशि में है। तो चंद्रमा की दशा ओवरऑल बहुत अच्छी जाएगी। इसी प्रकार से आप पूरे में विचार कर सकते हैं। प्रस्तर अष्टक वर्ग सारणी ये सब हमने आपको भेज दिया है, भविष्य में आपको ज़रूरत पड़ेगी। अष्टक वर्ग में यहाँ आइए, इससे हम ग्रहों के गोचर को देखते हैं। शनि जो है जब भी मेष राशि में गोचर करेगा तो शनि को 5 ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा। यानी शनि जब भी मेष राशि में गोचर करेगा तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट रहेगा। शनि वृषभ राशि में गोचर करेगा तो अच्छा रहेगा। इन तीनों में गोचर करेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। यानी जहाँ पर 0 से 3 पॉइंट्स मिलते हैं वो अच्छे की कैटेगरी में नहीं है। 9 ग्रह में से सिर्फ 3 ग्रह तक ही सपोर्ट करें तो ठीक नहीं है। 9 ग्रह में से अगर 4 ग्रह सपोर्ट करें तो एवरेज है। और अगर 4 से ऊपर 5, 6, 7 ये जो बिंदु बने हैं, इसका मतलब ये जो पॉइंट लिखा है इसका मतलब यही है कि इस राशि में इस ग्रह को इतने ग्रह सपोर्ट करते हैं। जैसे जब भी शनि का गोचर मेष राशि में रहेगा तो शनि के मेष राशि में गोचर से 5 ग्रह प्रसन्न रहेंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स विल बी प्लीज्ड व्हेन सैटर्न ट्रांजिट्स इन एरीज। जब भी शनि मेष राशि में जाएगा तो 5 ग्रह प्रसन्न रहेंगे। ऐसे गुरु जब मेष राशि में गोचर करेगा, जो कि 22 अप्रैल से करेगा, तो गुरु के उस गोचर से कुंडली के 9 में से 8 ग्रह कंफर्टेबल फील करेंगे। तो गुरु का मेष राशि पर गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि पे अच्छा रहेगा, मिथुन पे नहीं ठीक रहेगा, कर्क पे अच्छा है, सिंह पे अच्छा है, कन्या पे खराब है, तुला पे ठीक है, वेरी गुड है, बैड है, गुड है, वेरी गुड है, बैड है। तो ये आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट मिला हुआ है कुंभ राशि में। किस ग्रह को? मंगल को। मंगल जब भी कुंभ राशि में गोचर करेगा तो उस राशि पे गोचर का मंगल का प्रभाव आपके लिए बहुत ही बुरा रहेगा। यहाँ देखिए 8 पॉइंट्स सिर्फ इसी एक ग्रह को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। से 7 पॉइंट्स यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं। 7 पॉइंट्स धनु राशि में है। किसको है? सूर्य जब धनु राशि में गोचर करेगा तो आपके लिए वह महीना बड़ा अच्छा रहेगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली पर भी विचार कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली में 28 पॉइंट्स को एवरेज माना जाता है। किसको एवरेज माना जाता है? 28 को। लगन में एवरेज पॉइंट्स है। आयु और स्वास्थ्य एवरेज है। लाभ भाव में 39 है और व्यय में कितना है? 24 है। एक चीज़ हमेशा जानिए, जीवन आपका ओवरऑल सुखमय रहेगा कि दुखमय? धन से कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा या हाथ खाली नहीं होगा, ये यहाँ से पता चल जाता है। अगर इस व्यय भाव में धन भाव से और लाभ भाव से कम पॉइंट्स हो
तो जीवन आपका हमेशा धन से युक्त बीतेगा, कर्ज में नहीं डूबेंगे, हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो व्यय में 24 है और यहाँ पर 27 है, यहाँ तो पूछना ही क्या 39 है, यहाँ पर 21 है। जब भी किसी भी ग्रह का गोचर आपकी कुंडली में तीसरे भाव में होगा तो आप उस ग्रह के गोचर के दौरान आपके मेहनत करने की क्षमता में कमी आ जाएगी। कुंडली के अनुसार आपके जीवन में सबसे हावी क्या रहेगा, ये भाव जहाँ 30 से अधिक है ये भाव हावी रहेगा, और यह भाव हावी रहेगा, यह भाव हावी रहेगा। जीवन में इन्हीं भावों का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा, यानी भूमि, भवन, वाहन, लग्जरी लाइफ में ये भर भर के रहेगा। छठे में अधिक है, कंपटीटर्स भी खूब मिलेंगे, कर्मशील खूब आप रहेंगे। अब यहाँ 36 है, यहाँ क्या है 32, यानी कंपटीशन देने वाले लोगों के पॉइंट्स 32 हैं और आपका स्वयं का कर्म 36 है, तो यानी आप कंपटीटर्स से आगे निकल जाएंगे, अच्छी चीज़ है। तो ये जहाँ जहाँ 30 पॉइंट्स है वो चीज़ आपके जीवन में ज़्यादा मायने रखने वाली है। अष्टक वर्ग भी आपका बहुत अच्छा है। अब एक बार आपके सारे क्वेश्चन को मैं रिपीट कर लेता हूँ, स्टोन वगैरह और उपाय की मैं आपको बात बता देता हूँ कि कुंडली से आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। देखिए, एक तो सबसे पहले मैं आपको स्टोन सजेस्ट करूंगा कि लग्नेश चंद्रमा है, मोती आप अवश्य पहन लीजिए। 11 कैरेट का मोती आप कनिष्ठा उंगली में पहन लीजिए, चांदी में बनवा करके सोमवार को। दूसरा, मंगल सबसे बड़ा कारक है, एक मूंगा भी 6 से 8 कैरेट का अनामिका उंगली में रिंग फिंगर में मंगलवार को सोने या पंचधातु में या तांबे में बनवा के पहन लीजिए। गुरु का नहीं पहनना है, गुरु ऑलरेडी उच्च का है और कर्क लगन में छठे भाव का भी स्वामी होता है, तो ये दिक्कत पैदा करेगा, तो गुरु का नहीं पहनना है। सिर्फ यही 2 स्टोन आपके लिए पर्याप्त होंगे, चाहे तो माणिक्य भी पहन सकते हैं। अन्य उपाय की जहाँ तक सवाल है तो सूर्य के साथ केतु होना ये थोड़ा सा अशुभ होता है। सूर्य 14 के करीब में है, जिस डिग्री में सूर्य है उसी डिग्री में केतु भी है, तो सूर्य और केतु के ग्रहण दोष की शांति करवा लीजिए। सूर्य के मंत्र जाप करवा लीजिए 31,000 और केतु के 70,000, फिर हवन करवा दीजिए। सिर्फ यही एक चीज़ करना है, इससे मान सम्मान, यश, प्रसिद्धि और पिता का स्वास्थ्य वगैरह ठीक रहेगा। ओवरऑल कुंडली से आपको जाना है अपनी ही लाइन में, मतलब अपना स्वयं का ही कार्य करना है, और अगर पत्नी कार्यशील है तो ठीक है, अन्यथा पत्नी को भी अपने काम में शामिल आपको करना है। आपके कुछ अन्य सवाल भी हैं, उसे भी मैं लेता हूं। आपने विवाह के बारे में पूछा है, आपने स्पष्ट नहीं किया है कि विवाह होने को पूछ रहे हैं, तो उसके हिसाब से पिछली दशाओं को देखना होता है, फिलहाल उस पर नहीं जाएंगे। पत्नी के बारे में मैंने बताया, पत्नी आपकी थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करती रहेंगी। अगर विवाह नहीं हुआ है तो आने वाले समय में विवाह की दशा क्या बनेगी मैं ये भी देख ले रहा हूँ। अभी जो है आपके बुध की महादशा चल रही है और उसमें मंगल का अंतर फरवरी 2023 तक है, तो फरवरी 2023 के बाद विवाह का योग बन जाएगा, क्योंकि उसके बाद राहु की दशा आएगी। 3 फरवरी 2023 के बाद राहु की दशा आएगी और राहु सप्तम भाव में है, और उसमें भी जब हम अंदर गोचर देखेंगे तो अक्टूबर 2023 से फरवरी 2025 का योग आपके विवाह का बनता है। अगर नहीं हुआ है तो हुआ है, तो वो पीछे की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो मैं यहाँ पे करने वाला नहीं हूँ। पत्नी आपकी ठीक रहेंगी, कभी कभी बीमार रहेंगी, पेट पेड़ू आदि की शिकायत बनी रहेगी, और थोड़ा सा आपको उनको अधिक सहना भी पड़ेगा। और वैसे भी एक चीज़ यहाँ, जब भी किसी का भी सप्तमें खष्टम में जाता है तो पत्नी हावी रहती हैं। कार्य क्षेत्र आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, जीवन सुखमय रहेगा। सरकारी कॉलेज आपको मिल जाए MDS के लिए, इसके लिए हम देख लेते हैं फिर से वर्तमान में दशा। एक तो चल रही है आपकी जो महादशा भी बुध की चल रही है। बुध कुंडली में आपके सूर्य की राशि में बैठा है, सरकार की राशि में ही बैठा हुआ है, और इस बुध में जो अंतर चल रहा है अभी, राहु का प्रारंभ होने वाला है। बुध में अभी तो मंगल चलेगा 3 फरवरी तक। 3 फरवरी तक तो बड़े अच्छे योग हैं सरकारी कॉलेज मिलने के, उसके बाद सरकारी कॉलेज मिलने में बाधा आएगी। प्रयास करिए सूर्य लगन में। वैसे अगर 3
3 फरवरी तक मिल गया तो ठीक है, अन्यथा आप प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेने की तैयारी करिए। आगे आपने पूछा है रत्न वगैरह, मैंने बता दिया। अच्छी इनकम कब से होगी? अच्छी इनकम आपकी जब आपकी उम्र लगभग 34 साल होगी तो वहीं से राजयोग शुरू होगा। राजयोग प्रारंभ होगा 1.5-2 साल में, 3 साल में बहुत अच्छी गति आप पा जाएंगे। जीवन ओवरऑल आपका काफ़ी अच्छा रहेगा।